हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। साथ में आप बाउस प्रिंसिपल, हुंड्स प्रिंसिपल और पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन का एक अरेंजमेंट होता है कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे। तो जनरली आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, और ऑर्बिटल जो होता है वो किसी शेल में होता है। और ये शेल एक तरह का रास्ता होता है, एक तरह का पाथ होता है जिस पर ऑर्बिटल चलता है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस को के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये जो शेल होते हैं इनको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे एनर्जी लेवल्स में, इसको हम मान लीजिए, इसको हम n से शो कर दें। यदि मान लो कि हम इसको n से शो कर दें, तब ऐसी सिचुएशन में अब ये एनर्जी लेवल क्या है, तो इधर देखें आप, ये है एनर्जी लेवल्स। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया पहला एनर्जी लेवल, ये हो गया दूसरा एनर्जी लेवल। अभी एनर्जी का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो सबसे पहले एनर्जी लेवल देखो। अभी पहला एनर्जी लेवल है फर्स्ट, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। ऐसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे। तो यदि एनर्जी लेवल फर्स्ट है, उसके लिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, यानी न्यूक्लियस के जस्ट पास वाला जो एनर्जी लेवल है, जो शेल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो उसको हमने इधर कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर एक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 × 1⁻² = 2। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन रखने के लिए हमने एक फॉर्मूला रख लिया, जिसको हमने बोला 2n²। 2n², जहाँ n क्या है, n शेल है। तो पहला अगर शेल है तो आंसर आएगा 2। दो क्या आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहला अगर शेल है तो आंसर आ गया कितना, 2। 2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा शेल, दूसरा शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो 2 × 2⁻² = 8। तीसरा शेल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब 3⁻²। चौथा सेल मतलब 4⁻², 32 हो जाएंगे। पांचवें शेल में 50 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और छठे शेल में 72 यानी 72 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन शेल के हिसाब से रहेगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना होगा कि पहला सेल है, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी 1s2। दूसरा शेल आ गया, मतलब अब यहाँ पे जो सब सेल है, SPDF जिसको हम बोलते हैं, सब सेल बढ़ेंगे। पहले वाले में सिर्फ केवल S रहेगा, लेकिन जैसे ही दूसरे शेल में आएंगे तो S और P सब सेल हो जाएंगे। अब S है मतलब इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल रहेगा। यदि हम P की बात कर रहे हैं तो P के अंदर कितने ऑर्बिटल रहेंगे, तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल रहेंगे। PX, PY और PZ, 3 ऑर्बिटल रहेंगे दूसरे शेल। अगर एक और शेल होता, तीसरा शेल भी होता, इसके अंदर एक शेल और होता, और उस शेल में अगर हमको सब सेल देखने होते तो हम वहां पे देखते कि एक S होता वहां, एक P होता वहां, और एक D होता वहां। कितने होते हैं, एक S, एक P और एक D होता वहां। तो अब S के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते। यहाँ देखें आप, 3 बॉक्सेस हैं, 1 2
3, इन 3 बॉक्सेस क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 इलेक्ट्रॉन। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, तो डी ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स होते हैं 5, मतलब डी सब शेल जो है इसमें ऑर्बिटल होते हैं 5। तो जब इसमें 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, एक में 2 तो 5 में 10। तो इस तरह से थर्ड वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 डी के, 6 पी के और 2 एस के, टोटल 18। तो यहाँ आप कैलकुलेशन देख सकते हो, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 18। तो इस तरह से जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि जैसे जैसे शेल बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और भी बेहतर तरीके से अब हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स लेने से पहले हम बता दें कि वो जो सब शेल है जिसको हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं, वो 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल को कहा जाता है शार्प, एस ऑर्बिटल को कहा जाता है शार्प। पी ऑर्बिटल को कहा जाता है प्रिंसिपल, पी ऑर्बिटल को कहा जाता है प्रिंसिपल। डी ऑर्बिटल को कहा जाता है डिफ्यूज, डिफ्यूज, डी ऑर्बिटल को कहा जाता है डिफ्यूज। और एफ ऑर्बिटल को कहा जाता है फंडामेंटल। यानी ये इनके फुल फॉर्म है, एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज और एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स को जो हमने फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं। अब कुछ नेमोनिक डिवाइस जो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है जो कि आबाऊ के नियम को भी बताता है। इसमें आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है 1s 2s। ये डायग्राम आपके बड़े काम आने वाला है क्योंकि इसके सहायता से ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए शेल के हिसाब से हमने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा है। जैसे पहला शेल हो गया, फर्स्ट शेल, उसमें केवल एस ऑर्बिटल होगा 1s। दूसरा शेल हो गया तो उसमें एस और पी दोनों होंगे तो 2s और 2p। तीसरा शेल हो गया, देखो शेल का नंबर लिखा हुआ है, थर्ड शेल मतलब 3s 3p 3d, थर्ड शेल। फोर्थ शेल 4s 4p 4d 4f। अब यहाँ ये एक चीज और देख रहे हो आप, जैसे जैसे शेल बढ़ रहे, पहला शेल था उसमें 1s था, दूसरा शेल आया उसमें 2s और 2p आ गए। जैसे जैसे शेल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सब शेल बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा शेल आया 3s 3p 3d। चौथा शेल आया 4s 4p 4d 4f। अब 4f से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी f से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब अगले शेल में 5s 5p 5d 5f, फिर 6s 6p 6d, फिर 7s 7p। तो यहीं तक अभी हमको देखना है, ठीक है। तो अब इसमें भरेंगे कैसे, तो हमने इनको भरने के लिए आपको एरो के थ्रू बता दिया। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा तो ये एरो दिखा दिया, अगला इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा तो ये एरो दिखा दिया, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p में जाके फिर 3s में जाएगा तो पहले 2p से होता हुआ वो 3s में जाएगा, फिर अगला जो है वो 3p से होता हुआ 4s में जाएगा, फिर अगला जो है वो 3d से होता हुआ 4p से होता हुआ 5s में जाएगा। तो यहाँ ध्यान, बहुत ध्यान से देखना है आपको, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहा है, 3d में नहीं जा रहा है, इसका ध्यान रखना है। यही अबाउ रूल भी है। अबाउ रूल क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स को उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल्स में रखा जाता है, या अबाउ रूल बोलता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एरोज हैं इनके थ्रू आपको अब ये डायग्राम आपको आपकी नोटबुक में बना लेना है और फिर अपने स्वयं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना है। तो
इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगला जो जाएगा वो सबसे पहले 4D में जाएगा, फिर 5P, फिर CX, फिर 4F, 5D, 6P और 7S, फिर 5F, 6D और 7P। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इस साइड आप देख रहे हो हमने एक नीचे एरो लिया हुआ है, मतलब ये एरो ये बता रहा है कि ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग हो रही है एनर्जी। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करके थोड़ा एक दो एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमने लिख लिया है नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन का, तो इसके लिए आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, कम से कम 30 एलिमेंट्स आप याद रखें, ताकि आपको क्विकली आपके दिमाग में आ जाए। अगर किसी ने बोला है कि नाइट्रोजन, तो आपको पता तो क्विकली दिमाग में आना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा। तो अब हमने यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखा कि एटॉमिक नंबर 7 है। 7 है एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता चल गए कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। यानी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के पास 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे नाइट्रोजन का। एक और मॉलिक्यूल, एक और एटम ले लेते हैं, आयोडीन। आयोडीन का सिंबल होता है आई और इसका एटॉमिक नंबर होता है 53, मतलब इसके पास 53 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, 4p6, 5s2 4d10, 5p5। तो इस तरह से आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाएगा। अब आते हैं कुछ रूल्स और कॉन्सेप्ट, जिसमें सबसे पहला रूल आता है आपबाउ का प्रिंसिपल। आपबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, यानी किसी को एक के बाद एक के बाद एक रखना। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो एक एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखती है और इस तरह से दीवारें खड़ी होती है। तो इसका मतलब आपबाउ का मतलब उसको बोलते हैं बिल्डिंग अप, यानी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। आपबाउ ने क्या कहा था, तो आपबाउ ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल्स में, वो उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के हिसाब से भरे जाएंगे। तो ये तो आपबाउ प्रिंसिपल हो गया। फिर आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाएंगे, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बस रह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से पाउली का प्रिंसिपल आ गया। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको सब लेवल। सब लेवल का मतलब वही ऑर्बिटल एस पी डी और एफ। तो अगर एस ऑर्बिटल की हम बात करेंगे तो एस ऑर्बिटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 ही होंगे। कितने होंगे, 2 ही होंगे। एस ऑर्बिटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। जबकि पी ऑर्बिटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 3 उसके पास ऑर्बिटल्स है। डी ऑर्बिटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। और एफ ऑर्बिटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होंगे। तो एस ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1 होंगे। पी ऑर्बिटल के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3 होंगे। डी ऑर्बिटल के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 होंगे। एफ ऑर्बिटल के पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 7 होंगे। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल में 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेंगे और एफ ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 रहेंगे, 7 रहेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब आते हैं हुंड के नियम में। तो हुंड का नियम बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में सबसे पहले सिंगल भरे जाएंगे, फिर उनकी पेयरिंग होगी। हुंड के नियम के अनुसार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरे जाएंगे, फिर उनकी पेयरिंग होगी। कैसे होगी, इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं, सबसे इजी।
तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मास होता है 14। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लिया हुआ है और इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और मास ऊपर लिखा हुआ है। तो मास हमेशा आप ध्यान रखना है आपको, मास ऊपर रहेगा जबकि एटॉमिक नंबर नीचे रहेगा। अब ऊपर दोनों में से किसी भी साइड पे आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे एटॉमिक नंबर लिखना है तो आप दोनों में से कोई भी एक साइड पर लिख सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया 1s2 2s2 2p3। अब इसको हमको ऑर्बिटल्स में फिल करना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल करने के लिए हमने ये ऑर्बिटल्स बना दिए। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर 2s2 में जाएगा, फिर 2p3 में जाएगा। तो अब 1s2 और 2s2 देखो आपको फिल दिख रहे हैं। अब 2p3 में अगर हम हुंड का रूल फॉलो नहीं करते तो हम क्या करते, जो 2p है वहाँ पे पहले वाला जो ऑर्बिटल है उसी में दोनों इलेक्ट्रॉन डाल देते। पर क्योंकि हमको रूल फॉलो करना है हुंड्स का, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, p के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों 3 ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएंगे। अगर 4 होते तो चौथा आके फिर पहले ऑर्बिटल में पेयरिंग करता। तो ये हुंड का रूल है। तो इस तरह से हुंड का रूल यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है, जिसमें क्रोमियम और कॉपर आते हैं, और भी एलिमेंट्स आते हैं जो अपवाद के रूप में आते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये अबाव के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और अबाव के रूल को फॉलो नहीं करने के कारण इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s2 में, जैसे 4s में न जाकर वो 3d में जाता है। तो एक बार आप खुद से करके देखें, आपको समझ में आएगा। इसका रीज़न है उनके d ऑर्बिटल का फुलफिल ना होना। या तो वो हाफली पूरे फिल्ड होने चाहिए, यानी पूरे पांचों ऑर्बिटल में पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर पूरे पांचों ऑर्बिटल में 10 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तब ही वो मॉलिक्यूल, वो एटम जो है वो स्टेबल होगा, स्थायी होगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस को आप ध्यान में रखें और प्रैक्टिस इसकी करते रहें, तो आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।